नमस्कार दोस्तों, आपका हिमालय एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम टॉपिक कर रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र। हमने एक पार्ट उसका कर लिया था, आज हम करेंगे उसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से 3 बातों का अध्ययन करते हैं हम, हृदय का, रुधिर वाहिनियों का और रुधिर का। तो देखते हैं 3 पार्ट कौन कौन से हैं वो। पहला आता है हमारा हृदय। दूसरा जो पार्ट है वो है रुधिर वाहिनियाँ। तीसरा जो पार्ट है वो है हमारा रुधिर। रुधिर परिसंचरण तंत्र में हमें हृदय की, रुधिर वाहिनियों की और रुधिर की चर्चा करनी है। सबसे पहला पार्ट है हमारा हृदय, हार्ट। मानव जो हार्ट होता है, हृदय होता है, ये लगभग 4 चैम्बर का बना होता है, 4 कोष्ठक का बना होता है और इसका जो शेप होती है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इस प्रकार जो मानव का हृदय है वो 4 चैम्बर का बना होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। हमें अब देखना है कि हृदय की स्थिति हमारे शरीर में, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कहाँ स्थित होता है, उसकी स्थिति कहाँ होती है और उसका आकार कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका वज़न कितना होता है। इस प्रकार उन सभी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं इस डायग्राम में हृदय के बारे में। दोस्तों, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखते हैं कि हृदय की स्थिति कहाँ होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरा ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये पसलियाँ हैं और पसलियों के बीच में हमारा हृदय स्थित होता है। या पूरा हम बात करें इसकी, ये पूरी वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा में हृदय स्थित होता है और वक्ष गुहा में बाईं तरफ ये स्थित होता है। अगर हम इसको 2 हिस्सों में बांटें इस प्रकार, ये देखो आप 2 हिस्से हो गए, तो ये हुआ बाईं दिशा और ये है दाईं दिशा। दाईं दिशा, तो बाईं तरफ ये हृदय में स्थित होता है, ये वक्ष गुहा में स्थित होता है, पसलियों के बीच में होता है और दोनों जो ये लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं, उन दोनों के बीच में स्थित होता है। तो नोट करते हैं हम यहाँ पर कुछ बातें और भी है। हम इस हृदय की बात करें, हृदय जो है इसका आकार कैसा होता था, इसका आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो पूरा जो शरीर है, मानव शरीर, वो भ्रूणीय अवस्था के अंदर 3 जो ड्रम होती है उनसे बना होता है, 3 जो लेयर होती है उनसे बना होता है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो हमारा जो हृदय है उन तीनों में से मेसोड्रम से निर्मित होता है। तो लिखेंगे हम इसकी जो उत्पत्ति है वो भ्रूणीय मेसोड्रम से होती है। फिर हम बात करेंगे इसकी प्रकृति कैसी है। तो हमारा जो हृदय है वो पेशीय हृदय है, जिसका निर्माण पेशियों के द्वारा हुआ है, या जो स्पंदन के आवेग हैं उनका जो संचालन होता है वो पेशियों के द्वारा होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं ये, एक होता है आपका मायोजेनिक और एक होता है आपका न्यूरोजेनिक। तो हमारा हृदय जो है वो मायोजेनिक है, पेशीय हृदय है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं इसके सभी बातों की। दूसरा, इसमें जो कुल वजन होता है उसकी अलग अलग बात करेंगे हम। जैसे हृदय का, जो मानव हृदय का वजन होता है वो महिला में, पुरुष में अलग अलग होता है। अगर पुरुष की बात करें तो उसका वजन 300 ग्राम होता है और महिला में बात करें तो उसका वजन लगभग 250 ग्राम होता है। तो देखते हैं इसके बारे में, इसकी स्थिति। मैंने बताया था ये वक्ष गुहा में बाईं ओर, पसलियों के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में। तो लिखेंगे हम दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ये तो इसकी स्थिति है। अब हम बात करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति मैंने आपको बता दिया। उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखते हैं उत्पत्ति। मानव का शरीर जो है वो कुल मिला के 3 परतों से बना होता है। ये 3 परतें हैं वो, बाहर वाली परत कहलाती है एक्टोड्रम, बीच वाली परत ये कहलाती है मेसोड्रम और अंदर वाली परत ये कहलाती है एंडोड्रम।
तीनों ही परतों की हम बात करें भ्रूणीय अवस्था के अंदर, भ्रूणीय अवस्था में, तो मानव का जो शरीर है वो भ्रूणीय अवस्था के अंदर इन तीन परतों से मिलकर बना होता है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। हमारा हृदय जो है इस मेसोड्रम से बना होता है। कौन सी अवस्था के अंदर? भ्रूणीय अवस्था के अंदर। तो हम लिखेंगे उत्पत्ति इसकी मेसोड्रम से, और कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में। ये रहा। तो हमने स्थिति की बात कर ली, हमने उत्पत्ति की बात कर ली। अब हमें देखना है कि इसका रंग कैसा होता है। हमारा हृदय हल्के गुलाबी रंग का होता है, हम लाल रंग भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे हम रंग इसका हल्का गुलाबी रंग। अब आता है कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति इसकी लगभग बंद मुट्ठी के समान होती है, शंक्वाकार होती है। तो नोट करेंगे हम इसकी आकृति। बंद मुट्ठी के समान हमारा हृदय होता है। अब आता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति को लेकर हम बात करते हैं कि मुख्य रूप से जो हृदय होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं न्यूरोजेनिक, जिनका कंट्रोल जो होता है या जो स्पंदन के आवेग हैं उन पर नियंत्रण जो होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है, तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। दूसरे ऐसे हृदय जिनका जो नियंत्रण होता है वो जो हृदय पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा होता है, उसे कहा जाता है मायोजेनिक। या मसल्स के द्वारा होता है, कार्डियक मसल्स के द्वारा होता है, तो उन्हें कहा जाता है मायोजेनिक। तो देखते हैं दो प्रकार के हृदय। एक होता है हमारा मायोजेनिक, और एक होता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मायोजेनिक जो होता है इसमें स्पंदन के जो आवेग होते हैं वो हृदय पेशियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। हृदय की जो पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा ये नियंत्रित होते हैं, उन्हें कहा जाता है मायोजेनिक हृदय। और जिनमें आवेग जो है स्पंदन के आवेग तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूरोजेनिक हृदय या हार्ट कहा जाता है। हमें एग्जाम्पल के तौर पर देखना है कि जो मायोजेनिक हृदय है या जो पेशीय हृदय है, पेशी हृदय है जो मानव के अंदर होता है, ये इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, किन किन में ये पाया जाता है। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये जो पाया जाता है ये कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें पिसीज वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाता है, और जो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, एम्फीबिया उनमें पाया जाता है। ये जो रेप्टाइल वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनमें पाया जाता है। ये जो एवीज होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये जो मैमेलिया होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, उनमें इस प्रकार का ये जो हृदय है वो पाया जाता है मायोजेनिक। लगभग ये जो है इनके बारे में हम देखना है कि जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें मुख्य रूप से ये आते हैं, इनमें ये हृदय पाया जाता है। दूसरा आता है हमारा जो न्यूरोजेनिक हृदय है वो किन में मिलता है। तो न्यूरोजेनिक जो हृदय है वो मिलता है अकशेरुकी प्राणियों के अंदर। अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें ये मिलता है, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो कशेरुकी प्राणियों में मिलता है मायोजेनिक, और अकशेरुकी प्राणियों में मिलता है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक पे कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा। और मायोजेनिक हृदय जो इनमें जो कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा होता है? हृदय पेशियों के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। तो हमारा जो हृदय है उसकी प्रकृति कैसी है वो हमें नोट करना है। मानव हृदय जो है पता लग गया होगा आपको, क्योंकि हम किस में आते हैं? मैमेलिया वर्ग के अंदर आते हैं, स्तनधारियों में आते हैं। तो हमारा जो हृदय है वो कैसा हो जाएगा? मैमेलिया वर्ग में जो हृदय वो कैसा है? मायोजेनिक है। तो हमारा हृदय भी कैसा हो गया? मायोजेनिक या पेशीय हृदय होता है। पेशीय हृदय या मायोजेनिक हार्ट होता है। यह रही प्रकृति। अब हम इसकी बात करेंगे वजन की। हृदय में कुल वजन कितना होता है?
जो हम सिर्फ बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की, ह्यूमन हार्ट में हम बात करेंगे, मानव हृदय में बात करेंगे महिला और पुरुष की अलग अलग। तो देखते हैं इसमें वज़न कितना होता है। अगर हम वेट की बात करें तो वज़न जो है दो तरीके से हम देखते हैं। एक देखते हैं हम पुरुष के अंदर इसका वज़न कितना होता है, दूसरा देखते हैं हम महिला में इसका वज़न कितना होता है। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है कि हृदय जो पुरुष हृदय है वो बड़ा होता है और महिला हृदय जो छोटा होता है। वज़न में भी होता है, पुरुष हृदय जो होता है ये लगभग 300 ग्राम का होता है और महिला हृदय जो होता है लगभग 250 ग्राम का होता है। ग्राम पुरुष हृदय का वजन होता है लगभग 300 ग्राम। तो हमने प्रमुख रूप से बात की स्थिति की। स्थिति इसकी होती है वक्षगुहा में बाईं तरफ होती है। ये जो पसलियां हैं ये पसलियां रिब्स, इन पसलियों के बीच में हृदय स्थित होता है। ये यूँ कहते हैं कि ये दो लंग्स हैं हमारे, ये है फेफड़े या लंग्स। इन लंग्स के दोनों के बीच में स्थित होता है, सुरक्षित होता है और इस वक्षगुहा में बाईं तरफ ये स्थित होता है। ये हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति जो भ्रूणीय मेजोड्रम है उससे इसकी उत्पत्ति होती है। हृदय की रंग हल्का लाल होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है, वास्तव में इसका हल्का गुलाबी रंग होता है और शंक्वाकार के आकार का ये होता है। आकृति की बात करें बंद मुट्ठी के समान होता है, शंक्वाकार होता है। प्रकृति की बात करें तो पेशी हृदय या मायोजेनिक होता है, जिस पर नियंत्रण मैंने आपको बताया था जो हृदय पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा होता है या कार्डियक मसल्स के द्वारा इनका नियंत्रण होता है। फिर हम बात करते हैं वज़न की। वज़न पुरुष में 300 ग्राम और महिला में इसका वज़न होता है लगभग 250 ग्राम। दोस्तों हमने इसकी स्थिति की बात कर ली। अब हम बात करेंगे हृदय की संरचना कैसी है। तो देखते हैं चित्र के द्वारा हृदय की संरचना। दोस्तों अब हमें बात करनी है हृदय की संरचना की। संरचना में हम देखते हैं कि हमारा हृदय जो है कुल मिला के 4 चैम्बर का बना होता है, 4 कोष्ठ का बना होता है। 4 कोष्ठ का मतलब 2 ऊपर आलिंद और 2 नीचे नीले है। इस प्रकार ये 4 चैम्बर हो गए। इसके बाद में हमारा हृदय जो है हृदय आवरणी गुहा से घिरा रहता है। ये बाहर वाली जो ये है ये गुहा है, एक तरीके का आवरण है, ये हृदय आवरणी गुहा कहलाती है। इससे हमारा हृदय घिरा रहता है। ये हमारे 2 आलिंद हो गए, 2 नीले हो गए। ये हो गया आपका बायां आलिंद और ये बायां नीले है। ये दायां आलिंद और ये दायां नीले। तो नोट करते हैं इसके साथ साथ हम, ये है हमारा बायां आलिंद, ये है बायां नीले, वेंट्रिकल, और ये है इधर वाला दायां आलिंद और ये है दायां नीले। दोस्तों ये रहा आपका राइट एट्रियम और ये लेफ़्ट एट्रियम और ये आपका राइट वेंट्रिकल और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल रहा। इस प्रकार हमारा जो हृदय है वो कुल मिला के 4 चैम्बर का मिलके बना होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अब हमें देखना है कि दोनों आलिंद को अलग करने वाला जो पट है इसे क्या कहा जाता है। इसे कहते हैं अंतर आलिंद पट। अंतर आलिंद पट कहा जाता है। इसी प्रकार दोनों नीलों को अलग करने वाला जो पट है इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है अंतर नीले पट। और आलिंद और नीले को अलग करने वाला जो पट है वो क्या कहलाता है। 2 आलिंद और 2 नीले हैं, दोनों के बीच में ये जो पट है इसे कहा जाता है अंतर आलिंद नीले पट। नीले पट या सेप्टम ये है। तो दोस्तों हमने बात की हमारे हृदय की। हृदय में कुल मिला के 4 चैम्बर होते हैं, मेंशन कर लेते हैं। कुल मिला के 4 चैम्बर का हमारा हृदय बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। दोनों आलिंद के बीच में जो सेप्टम होता है उसे कहा जाता है अंतर आलिंद पट और दोनों नीलों के बीच में जो सेप्टम होता है उसे कहा जाता है अंतर नीले पट। आलिंद और नीले के बीच में जो पट होता है उसे कहा जाता है अंतर आलिंद नीले पट कहा जाता है। अब हमें देखना है कि जो दायां आलिंद और दाएं नीले है उसके बीच में एक ये वाल्व होता है ट्राइकैस्पिड वाल्व, और इसी प्रकार बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो वाल्व होता है वो है बाइकैस्पिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट इसको कहा जाता है। इनके काम क्या होते हैं ये भी चर्चा करते हैं। तो पहला ये है हमारा दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में, इसे कहा जाता है त्रिवल्नी कपाट। त्रिवल्नी कपाट या इसे कहा जाता है ट्राइकैस्पिड वाल्व। इसके बाद इधर की हम बात करें तो ये है हमारा द्विवल्नी कपाट।
या इसे कहा जाता है बाइकैस्पिड वाल्व। दोस्तों इस द्विवल्नी कपाट का एक नाम और भी है, इसे कहा जाता है मिंट्रल कपाट। मिंट्रल कपाट या वाल्व भी इसे कहा जाता है। दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ये जो कपाट है इसे कहा जाता है त्रिवल्नी कपाट। 3 होते हैं तो या इसे कहते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में ये द्विवल्नी कपाट है, इसे बाइकैस्पिड वाल्व या मिंट्रल कपाट भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है आपको बता दूं, ये जो आलिंद से रुधिर जो आता है वो नीले के अंदर आता है। आलिंद का काम होता है रुधिर को रिसीव करना और नीले का काम होता है रुधिर को पंप करना। तो ये जो रिसीव किया हुआ रक्त है ये नीले में भेजा जाता है। उसके बाद में जब ये पंप करते हैं नीले या संकुचित होते हैं तो उस समय रक्त इनसे बाहर जाता है तो ये दबाव पड़ेगा, दबाव के कारण रक्त ऊपर ना जाए, इनको रोकने के लिए वाल्व होते हैं और ये बंद हो जाते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो त्रिवल्नी कपाट है या द्विवल्नी कपाट होते हैं ये रक्त के विपरीत भाव को रोकते हैं। विपरीत भाव का मतलब रक्त वापस ऊपर आलिंद में न जाए, इसके लिए होता है। अगली नेक्स्ट बात आपको बता दूं कि ये रेड कलर से मैंने बना रखा है, इसमें रक्त में O2 की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें भी O2 की मात्रा ज़्यादा होती है। इधर ये नीले कलर से मैंने बना रखा है दाएं आलिंद के अंदर, इसका मतलब इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा, और यहाँ भी नीला कलर है इसमें भी CO2 की मात्रा ज़्यादा है। O2 मीन्स होता है ऑक्सीजन, और इधर भी O2 का मतलब ऑक्सीजन, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके रूप में CO2 बनाकर इसको निष्कासित किया जाता है। तो शुद्ध जो रक्त होता है हमारा वो यहाँ से यहाँ पंप करता है। तो O2 वाला जो रक्त होता है, O2 प्लस रक्त, तो ये हमारा शुद्ध रक्त कहलाता है, प्योर ब्लड कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा CO2 प्लस रक्त वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर या रक्त इसे कहते हैं। तो दोस्तों इधर जो हम बात करते हैं आपके आलिंद और दाएं नीले में, यहाँ तो रक्त होता है वो कौन सा होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, क्योंकि इसमें किसकी मात्रा होती है, CO2 की मात्रा होती है। और ये जो रक्त होता है O2 वाला, ये बाएं आलिंद और बाएं नीले में होता है। इसका मतलब ये तो रक्त फेफड़ों से आता है, इसके बाद में यहाँ आता है, इसके बाद में शरीर के भागों को भेज दिया जाता है एरोटा के द्वारा या महाधमनी के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ जो रक्त आता है ये शरीर के विभिन्न भागों से आता है, अशुद्ध रक्त आता है, इसके बाद नीले में आता है और यहाँ से वापस फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये 2 आलिंद और 2 नीले हैं, दोनों में अलग अलग ये पट बने होते हैं ताकि ये अशुद्ध रुधिर और शुद्ध रुधिर में आपस में मिक्स ना हो, इसलिए इनके बीच में एक पट होता है। अब हम बात करते हैं बाहर की जो इसकी परत है, इसका जो आवरण है इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बाहर का जो ये आवरण है इसे कहा जाता है हृदय आवरणी गुहा। हृदय आवरणी गुहा या इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी। और इसी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर द्रव भरा रहता है, ये द्रव भरा हुआ है, इसे कहा जाता है हृदय आवरणी फ्लूइड या द्रव इसे कहा जाता है। इसके काम की भी चर्चा करेंगे हम, लेकिन थोड़ा ये देख लें कि ये जो बाहर वाली परत है इसे क्या कहते हैं और अंदर वाली परत इसे क्या कहते हैं, जिनके बीच में फ्लूइड भरा रहता है। तो हृदय आवरणी गुहा के अंदर जो बाहरी परत होती है इसे कहते हैं, बाहरी परत को कहा जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली परत को कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। इस प्रकार दोस्तों ये बाहरी जो आवरण है हृदय के चारों तरफ इसे कहा जाता है हृदय आवरणी गुहा। हृदय आवरणी गुहा के अंदर हृदय आवरणी तरल भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, और ये 2 परतों से घिरा रहता है। बाहर वाली परत को कहा जाता है पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम, और अंदर वाली परत को कहा जाता है विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों परतों के बीच में जो तरल होता है वो क्या काम करता है, इन दोनों परतों के बीच में जो तरल होता है वो हृदय काम करते हैं। ये एक तो हृदय को फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाती है। हृदय जब पंपिंग करता है, मतलब इसमें सिस्टोल डायस्टोल का कार्य होता है, तब ये फैलता है, फैलेगा तो बाहर वाला स्थान है इसको फैलने के लिए स्थान उपलब्ध होता है इससे। दूसरा, इसको नम व चिकना बनाए रखता है, मतलब ये जो स्पेस है बाहर लिक्विड है इसके कारण ये हृदय
इसका नम बना रहता है और चिकना बना रहता है। तीसरा, बाहरी आघातों से अगर इस पर आघात होते हैं तो उससे ये रक्षा करता है। बाहर कोई भी चोट लगी सबसे पहले कौन उससे क्षतिग्रस्त होगा? हृदय आवरणिक गुहा या हृदय आवरणिक जो गुहा की जो परतें हैं, पेरिकार्डियम पैराइटल या विसरल पैराइटल, वहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में हृदय आता है। इसका मतलब इसकी सुरक्षा करने के लिए बाहर एक कवच होता है जिसे क्या कहा जाता है? हृदय आवरणिक गुहा कहा जाता है। और तीसरा, जो घर्षण से रक्षा करता है, बाहर फ्रिक्शन जो होगा उससे भी इसकी रक्षा की जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से इसके कार्य हैं। हृदय आवरणिक गुहा के कार्यों की हम चर्चा करते हैं। पहला जो कार्य है वो मैंने आपको बता दिया, फ्रिक्शन या घर्षण से सुरक्षा करता है। दूसरा जो है, इसको नम व चिकना बना के रखता है। हृदय आवरणिक जो तरल है वो हृदय को नम और चिकना बना के रखता है। तीसरी अगर बात करें तो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। से सुरक्षा करता है। और चौथा जो है, इसको फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। हृदय जब सिस्टोल डायस्टोल करता है तो उस समय इनको फैलने के लिए स्थान उपलब्ध करवाने वाली जो गुहा होती है वही पेरिकार्डियम कैविटी या जो हृदय आवरण गुहा वो कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि जो हमारा हृदय है उसके हमने स्थिति की बात कर ली और उसकी संरचना की बात कर ली। कुल मिला के 4 चैम्बर बने होते हैं, 2 आलिन 2 नीले, उनके बीच में जो सेप्टम होते हैं उनकी हम चर्चा कर ली। और ये जो बायां पार्ट है इसमें लगभग प्योर ब्लड रहता है। इसके अलावा ये कपाट की हमने चर्चा कर ली, द्विवल्नी कपाट और त्रिवल्नी कपाट, जो रुधिर को विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट होते हैं। अब हमें देखना है कि जो ये अंतर आलिंद पट है इनके बीच में एक छिद्र होता है, यह स्थान होता है, ये रहा, इसे कहा जाता है फोरामेन ओविलिस। ये भ्रूणावस्था में होता है फोरामेन ओविलिस, भ्रूणावस्था में होता है। उस समय ये जो प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड के साथ मिल जाता है। इसका मतलब दोनों आलिंदों के बीच में एक छिद्र होता है जिसमें CO2 और O2 वाला जो ब्लड है आपस में मिक्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही भ्रूणावस्था के बाद में वयस्क अवस्था आती है, बाल्यावस्था आती है या मेच्योर होता है बालक, तो उस समय धीरे धीरे ये छिद्र बंद हो जाता है और यहाँ पर एक पट बन जाता है। इसी पट को कहा जाता है फोसा ओविलिस। फोसा ओविलिस कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये दोनों आलिंदों के बीच में भ्रूणावस्था के समय जो छिद्र होता है उसे कहा जाता है फोरामेन ओविलिस भ्रूणावस्था के समय में, और जैसे मैच्योर होता है उस समय ये छिद्र बंद हो जाता है और इसे कहा जाता है फोसा ओविलिस। तो फोरामेन ओविलिस और फोसा ओविलिस दोनों आलिंदों के बीच में स्थित छिद्र को कहा जाता है। इसके अलावा हमें देखना है कि जो स्पंदन के आवेग हैं उनका संचरण कैसे होता है, उनका चलन कैसे होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये हमारा दायां आलिंद है, दायां आलिंद में जो सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग जो द्वार होता है जहाँ पर वो आके खुलती है इसके अंदर, वहाँ पर एक गुंडीनुमा संरचना होती है जिसे कहा जाता है SA नोड, साइनो आर्टेरियल नोड इसको कहा जाता है। तो यहीं से हमारे स्पंदन के आवेग जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो हमें देखना है कि ये जो आवेग हैं ये किस तरीके से आगे मूव करते हैं और हमारे हृदय को इंडिकेट करते हैं उसको संकुचित और फैलने के लिए, या यूँ कहते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के लिए। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं ये SA नोड, AV नोड और इसके अलावा जो हिज के बंडल है वो और पुर्जे के तंतु है उनके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अब हमें देखना है कि हमारे स्पंदन के जो आवेग होते हैं उनका संचरण कैसे होता है। तो ये जो पहला ये यहाँ पर गुंडीनुमा संरचना है इसे कहा जाता है SA नोड, और यहाँ स्पंदन के आवेग जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उनके बाद में ये जो आवेग हैं वो संचरण के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, तो ये पहुँचते हैं हमारे AV नोड पर, और AV नोड के बाद में ये पहुँचते हैं, ये जो मैंने 2 हिस्से बना रखे हैं इन्हें कहा जाता है बंडल के, जो हिज के बंडल, ये 2 हैं, 2 भाग हो गए हमारे, ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट। जो हिज के बंडल है, बंडल ऑफ हिज, इनमें पहुंचते हैं जो आवेग है वो। उसके बाद में आगे जाने के बाद में ये जो है इस तरीके से ये राइट वेंट्रिकल के अंदर और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर, इन्हें कहा जाता है
पुरकिंजे के तंतु जिनमें आवेग पहुंचते हैं। इस तरीके से आवेग जो हैं वो उनका संचरण कैसे होता है, एवी नोड से आपका एसए नोड से एवी नोड, उसके बाद में ये हुआ आपका बंडल के हिज के बंडल, और उसके बाद में ये हुआ पुरकिंजे के तंतु, यहाँ इनका संचरण होता है। तो नोट करते हैं हम, पहला हमारा है, ये है एस ए नोड। एस ए नोड, यहाँ से आवेग जो है वो संचरण उनका उत्पत्ति होती है, वो जनरेट होते हैं। दूसरा ये जो है गुंडीनुमा संरचना, इसे कहा जाता है एवी नोड। एवी नोड। तीसरा ये जो दो मैंने डिवाइडेशन किए, विभाग किए हैं, ये है हिज के मंडल या बंडल ऑफ हिज। तीसरा ये जो मैंने दो बना रखे हैं इस तरीके से विभाजन करके, इन्हें कहा जाता है पुरकिंजे के तंतु, या इन्हें परकिंजे भी बोल सकते हैं। फाइबर। इस प्रकार जो हमारे स्पंदन के आवेग हैं वो ऐसे नोड से शुरू होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है प्राकृतिक पेसमेकर। प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, या इसे हार्ट ऑफ हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट, या इसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ हार्ट। ये है, तो ऐसे नोड है, वहाँ से हमारे जो स्पंदन के आवेग हैं वो जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। उन्हीं आवेगों को बाद में पहुँचाया जाता है एवी नोड तक, और एवी नोड उन आवेगों को आगे स्थानांतरित कर देते हैं कहाँ पर, हिज के मंडल के पास। और इन्हीं हिज के मंडल के थ्रू आगे जो आवेग है, संवेग, वो कैसे कहाँ पहुँचते हैं, पुरकिंजे के तंतु के पास, और वो जाकर फिर ये जो वेंट्रिकल में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो इनका प्रभाव क्या होता है, जैसे ही ऐसे नोड से, इसका पूरा नाम है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड इसे कहा जाता है। जैसे ही साइनो एट्रियल नोड से संवेग उत्पन्न होते हैं तो ये पूरे संवेग इन आलिंद के अंदर, लेफ्ट और राइट जो एट्रियम है, इनमें फैल जाते हैं और ये संकुचित होता है। ये संकुचित होता है और उसके बाद में जो संवेग है वो कहाँ तक पहुँचते हैं, एवी नोड तक पहुँचते हैं। जब तक ये पूरे ब्लड से खाली नहीं हो जाते, इनका ब्लड इनमें जो स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता किसके द्वारा, द्विवल्लिक कपाट और त्रिवल्लिक कपाट, तब तक ये आपस में संकुचित रहते हैं और इसके आवेग कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं, ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुँचते हैं। इसका कार्य है संवेग उत्पन्न करना, आवेग उत्पन्न करना और उनको कहाँ तक भेजना, एवी नोड तक। एवी नोड का कार्य होता है कि उन आवेगों को तब तक रोके रखना जब तक ये दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है खाली ना हो जाएं ब्लड से। उसके बाद में जैसे ही खाली हो जाते हैं तो ये कहाँ भेजता है इनको, ये भर जाते हैं, लेफ्ट और राइट जो वेंट्रिकल है दोनों ब्लड से भर जाते हैं। उन आवेगों को कहाँ भेजा जाता है, फिर हिज के मंडल के पास, और वो हिज के मंडल उन्हीं आवेगों को कहाँ भेज देते हैं, फिर वो पुरकिंजे के तंतु के पास। जैसे ही पुरकिंजे के तंतु के पास ये पहुँचते हैं आवेग, ये इसको वेंट्रिकल को संकुचित करना या इकट्ठा करना शुरू कर देता है, और उसी प्रकार इनमें जो ब्लड है वो बाहर धकेल दिया जाता है और ये त्रिवल्लिक कपाट और द्विवल्लिक जो कपाट है ये दोनों बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से स्पंदन के आवेगों का जो संचरण होता है वो ऐसे नोड से एवी नोड, हिज के मंडल और पुरकिंजे के तंतु है, इनमें इनका संचरण होता है। इसका क्रम पूछ सकता है कि सबसे पहले आवेगों का संचरण कहाँ से कहाँ होता है, तो हम कह देंगे ऐसे नोड से कहाँ, एवी नोड, फिर हिज के मंडल, उसके बाद में पुरकिंजे के तंतु। ये क्रम पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। वो क्रम में ऐसे नोड के बाद में हिज के मंडल, पुरकिंजे के तंतु और उसके बाद में एवी नोड लिखता है, या वो लिख देगा एवी नोड फिर ऐसे नोड फिर हिज के मंडल फिर पुरकिंजे के तंतु। तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। हम लिखेंगे सबसे पहले एस ए नोड, एस ए नोड, उसके बाद में जो आवेग कहाँ पहुँचते हैं तो हम कह देंगे एवी नोड, उसके बाद में कहाँ पहुँचते हैं तो हम कह देंगे हिज के मंडल, बंडल, और उसके बाद में पहुँचते हैं पुरकिंजे के तंतु।
तो इसका क्रम है, सबसे पहले एसए नोड, एवी नोड, हिस के मंडल, पुरकिंजे के तंतु। दोस्तों हमने अवयवों का संचरण की बात कर ली, एसए नोड से एवी नोड, उसके बाद में हिस के बंडल, उसके बाद में पुरकिंजे के तंतु। तो ये हमारा यहाँ पर जो संपंदन के आवेगों का संचरण था वो हमने देख लिया। इसका क्रम वो पूछते हैं, क्रम आपके सामने है, इस क्रम को आपको याद करना है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कि जो इसकी क्रिया विधि है, मानव हृदय की क्रिया विधि, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज हम यहीं इस वीडियो को विराम देंगे। आज हमने किया है हृदय की स्थिति के बारे में और हृदय की संरचना के बारे में। दूसरा हमने इसकी जो स्पंदन के आवेगों का संचरण है उसके बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए हम इतना देखेंगे, अगली वीडियो में हम करेंगे जो हृदय की क्रिया विधि है उसके बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।